वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 17 है उसके एमसीक्यूज। आपको पता है एमसीक्यूज आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं? 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। और हमें इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए एम करना है, तो उसके लिए आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो क्या ही टारगेट होना चाहिए कि आपके एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 आ जाए, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को देखना, इसमें हम काफी सारे जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी हैं जो आपके काफी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जिसके चांसेस काफी ज्यादा है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से हमें करके जानी है, ठीक है। चलो, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज मैंडेटरी फॉर। देखो, आपको याद होगा हमने पढ़ा था पार्ट सी में, अपना एक टॉपिक आया था ऑडिट कमिटी का, कि ऑडिट कमिटी जो है वो एक बोर्ड कमिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि किस कंपनी में ऑडिट कमिटी होना जरूरी है या कॉन्स्टिट्यूशन किस कंपनी में होता है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है इसके। सबसे पहले है ऑल कंपनीज, सेकेंड है ऑल लिस्टेड कंपनीज, थर्ड है ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड दोज प्रिस्क्राइब्ड under companies meetings of board and its power rules only, and fourth है all public companies having turnover of 100 crore or more only। अब अगर आपको याद हो तो इसमें अपनी ऑडिट कमिटी की लिमिट्स थी, ठीक है, जिसमें लिस्टेड कंपनीज तो थी ही थी, इसके अलावा अपने पास में अनलिस्टेड के लिए 3 लिमिट्स थी। पेड अप कैपिटल की लिमिट थी, टर्नओवर की लिमिट थी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह की लिमिट थी। अब देखो यहाँ पे इसने उन लिमिट्स को एलैबोरेट नहीं करा, इसने सिंपल क्या बोला कि लिस्टेड कंपनीज, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना, लिस्टेड कंपनीज, और इसके अलावा दोज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल्स। मतलब लिमिट्स कहाँ पे दी होती हैं? रूल्स में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि ऑल कंपनी से वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ लिस्टेड पे वैसे नहीं होता, अनलिस्टेड की भी लिमिट्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है अपना 102, ठीक है। ये जो है वो किससे डील करता है? 4 ऑप्शंस हैं, प्लानिंग, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड बिजनेस, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने पास में 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 102 आप याद करो, 102 जो अपना था वो किससे डील करता था? ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका आपका क्या आंसर आ जाएगा? बी, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3, प्रोप्राइटी ऑडिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोप्राइटी ऑडिट का, तो उसके बारे में आपको बोल रहा है। अब कुछ कुछ इसने यहाँ पे आपको फीचर्स बताया। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? पब्लिक मनी आर नॉट स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस एज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज हिज और हर ओन मनी, ठीक है। नो अथॉरिटी शुड पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। अब ये तीनों ही चीजें अगर आपको याद हो तो ये तीनों ही चीजें प्रोप्राइटी ऑडिट में हमने पढ़ी है पूरे चैप्टर में। तो इसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारा हमने पढ़ा है। याद है कि प्रोप्राइटी ऑडिट बेसिकली क्या होती थी? जो हम खर्चा वगैरह कर रहे हैं वो खर्चा जस्टिफाइड होना चाहिए, आलतू फालतू खर्चा जो जरूरत नहीं है वो नहीं करना है। तो उसमें सारे फीचर्स हमने पढ़े थे। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली आपके जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उस पर बहुत सारे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज से रिलेट कर रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है वो किसके ऊपर है? तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। तो सीएएस के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे एमसीक्यू पूछता है कि ये वाला सीएएस किसका है, ये वाला सीएएस किसका है, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवीजन करोगे तब भी पढ़ के जाओगे। तो देखो क्या आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट। अगर आपको सीएएस अच्छे से याद है तो आपको याद आ गया होगा। इसका आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट 15 वाले का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 आपको क्या बोला है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड।
अब आपको याद आ गया होगा ये पूरा अपना एक कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा वाला 103 है ना, हाँ गया इसमें ये रहा। ठीक है, ये पूरा जो 103 है उसका यही तो नाम है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्ट है पॉइंट नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो फिफ्थ वाले को। मतलब ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है, वापस सुन लो, कि सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कि ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करता है, ये वाला कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करता है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और जो अदर मिसकंडक्ट है अपना चैप्टर 3 ऑफ पार्ट ए, उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको दिख जाएंगे इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ है, एमसीक्यू बैंक बेसिकली, उसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एज पर सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा वाला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको ये याद होगा कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन से आते हैं, सेकेंड शेड्यूल में कौन से आते हैं, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। देखो क्या बोला, फर्स्ट ही और शी फेल्स टू इनवाइट अटेंशन, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर। ठीक है, ये आपको याद होगा, तो ये हमने सेकेंड वाले में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ये भी सेकेंड शेड्यूल में आता है पार्ट 1 में। नेक्स्ट है फेज टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी आता है सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में। लास्ट है इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट वाला याद करो, ये अपना शेड्यूल 2 में नहीं है, ये अपना शेड्यूल 1 में है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला सेकेंड शेड्यूल में नहीं आता, ये फर्स्ट शेड्यूल का है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो आपके सीआरएफ फॉर्म्स होते हैं ना, सीआरएफ फॉर्म्स 4 ही फॉर्म्स आपको याद करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला, इन विच सीआरएफ फॉर्म कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज फाइल्ड विद सीजी, सीजी के पास किसमें फाइल होती है, याद करो सीआरएफ 4 में। याद आया, जब बोर्ड को देते हैं, मतलब जब ऑडिटर बोर्ड को देता है तब वो किसमें देता है, सीआरएफ 3 में, और जब हम आगे सीजी को देते हैं तो सीआरएफ 4 में जाता है। ठीक है, चलो तो ये अपना यहाँ पे हो गया सीआरएफ 4। अब आ जाओ, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो क्या बोला है, सीएएस 23, देखो अगेन सीएस का क्वेश्चन आ गया। तो सीएएस 23 किससे डील करता है, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, या ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स। आपको याद आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 9। देखो पॉइंट नंबर 9 क्या बोला है आपको, एज पर द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, 101 की बात बोली है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, याद करो आरएमएम, आरएमएम के 2 कंपोनेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नहीं है, एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज, ये भी नहीं है, एंड इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10th का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्या बोला है, कॉस्ट ऑडिट डैश कंडक्टेड बाय अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी, कैन बी, कैन नॉट बी, मे नॉट बी। पता है हमें कॉस्ट ऑडिट जो है वो कौन करेगा, सीए में, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो सीए नहीं कर सकता, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, सी, कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय अ सीए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन 12 जो है आपका क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड हैज टू रेंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो अभी ऊपर क्या आया था कि हम सीजी को किस में दे रहे हैं, सीजी को हम किस में दे रहे हैं, ये क्या बोला है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को किस में देगा, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब वो बोर्ड को देगा तब वो किस में देगा, सीआरए 3 में, और जब हम आगे सीजी को देंगे तब हम किस में देंगे, सीआरए 4। क्लियर है, ठीक है, सो 12th का क्या हो जाएगा, सीआरए 3। अब आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसमें मेंटेन करने होते हैं, याद करो, ये भी हमने पढ़ा है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपको याद है अपन ने रूल पढ़े थे कि रूल 3 में तो था कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और किस फॉर्म में मेंटेन करने हैं उसके लिए रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 5 में फॉर्म दे रखा था आपको सीआरए 1, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सीआरए 1।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल बिलोंग टू विच सेक्टर, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, बोथ, नन ऑफ द अबव। बताओ। हमने याद है क्या, रेगुलेटेड में अपने पास में 6 सेक्टर्स थे, मैंने कहा था आपको, और नॉन रेगुलेटेड में अपने पास में कितने थे, 33 थे। अब रेगुलेटेड वाला अगर आपको याद है तो आपको याद आ गया होगा, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल रेगुलेटेड सेक्टर में था, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, रेगुलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना, कॉस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इसको स्टार लगा लो। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, जैसे ईयर्स वगैरह कुछ है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को स्टार इसलिए मैंने बोला लगाने को। अगेन ये आप एग्जाम से जब पहले एक दिन पहले रिविजन करोगे तब आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो कि आपका गलत हुआ है, इसका मतलब एग्जाम से पहले हमें वो देख के जाना है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 59, 65, 49, 75। इसका जो आंसर है वो क्या है, 1965। अगर आपने देखा होगा मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, 1965। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन 16 जो है वो आपसे क्या पूछा है, द टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल। टर्नओवर का जो हम क्राइटेरिया चेक करते हैं कि ऑडिट एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, ठीक है, या रिकॉर्ड्स वाली चीज है, तो वो कब के लिए बोला, एप्लीकेबिलिटी एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स व्हेन द कंपनी अचीव्स द टर्नओवर ड्यूरिंग करंट। अब आपको अच्छे से याद होगा, इसमें हम हमेशा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड विद इन। ऑडिटर को कितने डेज में अपॉइंट करना है ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ईयर स्टार्ट होने के कितने डेज में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, आपको याद आ गया होगा 180 डेज। ठीक है, ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज में हमें उसका अपॉइंटमेंट कर देना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन 18 क्या बोला है इसने, एज पर CAS2, CS का क्वेश्चन अगेन, एज पर CAS2 एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शेल बी प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डैश कैपेसिटी। ठीक है, क्या बोला, एक्चुअल कैपेसिटी जो है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ। चार ऑप्शंस है, इंस्टॉल्ड, प्रैक्टिकल, अबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आपने CS2 पढ़ा होगा तो आपको अगेन याद आ गया होगा, इसका क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है इट इज परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका अपना क्या आ जाएगा, 18th का पॉइंट नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अपना अगेन किसका क्वेश्चन है, CAS का ही क्वेश्चन है। देखो CS20 डील्स विद रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फीस, मटेरियल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, CS20 याद आ गया होगा आपको, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फीस। ठीक है, अगेन अगर आपको ये जो चीजें हैं CS कौन सा वाला किसका याद नहीं है, एक पेज पे उसको लिख के रख लो। ठीक है, 24 ही आपके पास में CS, आप सबके सामने लिख के रख लो उसको, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसका आप ये मानो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, इसीलिए चलो नेक्स्ट आ जाओ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 101 मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 का क्या ऑब्जेक्टिव था। 101 याद करो, हमने पढ़ा है प्लानिंग, prepare cost records, prepare cost audit documentation, guide the members to make planning of the audit of cost statement, enable the cost auditor to have knowledge of client's business। ठीक है, क्या है इसमें, सी, मेंबर्स को गाइड करता है टू मेक प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोला है, द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द कॉस्ट ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। Procedures followed by cost auditor to reduce the audit risk to an acceptable level will not detect the misstatement that exists and that could be material। चार ऑप्शन दिए, ये टाइप ऑफ रिस्क का क्वेश्चन है, इनहेरेंट, डिटेक्शन, कंट्रोल, नन ऑफ दीज। अब आपको याद होगा इसमें क्या आएगा, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में हम क्या पढ़ते हैं, ऑडिटर ने अपनी पूरी ऑडिट कर ली बट स्टिल कुछ ना कुछ जो है चीजें उसमें रह ही जाती है ना, मतलब कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट्स
अनडिटेक्टेड रह ही जाते हैं, ऐसी रिस्क को वो मिनिमम से मिनिमम करने का ट्राई करेगा और ऐसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं, डिटेक्शन। ठीक है, तो 21 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। चलो नेक्स्ट आ जाओ, XBRL का आपका क्वेश्चन आया है। XBRL इज अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन XBL फैमिली, XRL फैमिली, XML फैमिली, XGL फैमिली। सॉरी, ये हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, XML फैमिली का जो है वो लैंग्वेज है। चलो, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन XBRL वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 23, कैजुअल वैकेंसी, एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फिल्ड बाय। अच्छा, इसका देखो एक ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करते हैं, है ना, इसका भी एक क्वेश्चन अलग से अपने आप में बन सकता है कि कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, शेयर होल्डर्स फिल करते हैं, सीजी फिल करता है, ठीक है, बीओडी फिल करता है, या एक और कुछ ऑप्शन में दे देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए कैजुअल वैकेंसी जो है कौन फिल करता है, बीओडी। ठीक है, चलो देखो क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी शेल बी फिल्ड बाय बीओडी। और आपको याद होगा हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा है ना कॉस्ट ऑडिटर का, तो इसका तो अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, बीओडी ही करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में अगर आपको याद हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में फर्स्ट वाले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, फर्स्ट वाले का बीओडी, और सब्सिक्वेंट सेकेंड सब्सिक्वेंट जो भी आगे आते जाएंगे उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर। बट कॉस्ट ऑडिटर के केस में अपॉइंटमेंट किसके पास रहता है, अपॉइंटमेंट बीओडी के पास ही रहता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मैंने दो तीन बातें आपको बोली है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कहीं पे साइड में नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलो, तो इसको भी आप एक हाईलाइट कर लेना, फिल्ड बाय बीओडी। ओके, अब यहाँ पे आपसे डेज पूछे कि कितने डेज में वैकेंसी होने से। देखो कैजुअल वैकेंसी आपको याद होगा 30 ही आता है। ठीक है, चाहे हम लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है, ऑडिटर का पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स का पढ़ते हैं, 30 ही रहता है। तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 30। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मेंबर ऑफ ICAI शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। क्या बोला है, अदर मिसकंडक्ट if he or she is held guilty by any civil or criminal court of an offense which is punishable with imprisonment। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी क्लियरली आपको नहीं बताया हुआ है कि ये फर्स्ट शेड्यूल का है, ये सेकंड शेड्यूल का है, बिकॉज अगर आपको याद होगा अदर मिसकंडक्ट अपने दोनों शेड्यूल में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। फर्स्ट में है उसका कितना है, 6 महीने से कम, और सेकंड में कितना है, 6 महीने से ज्यादा, याद करो। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कुछ नहीं पूछा है तो हमें पहले ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। अब देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल कुछ नहीं बोला है, बट इसने यहाँ पे 6 months दिया है ना, एक्सीडिंग 6 months, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, एक्सीडिंग 6 months। मतलब यहाँ पे सेकंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल होता तो हम क्या लिखते, 6 मंथ से कम वाली चीज वहां पे आ जाती। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स कहाँ पे आता है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, 6 मंथ्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या बोला है, कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी। मैंने आपको बताया था टेक्सोनॉमी का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो क्या होता है, डिक्शनरी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। तो कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज अ डिक्शनरी मेड इजी, टैक्स रेडी, रिकॉर्नर, रेफरेंसर। सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे, डिक्शनरी। ठीक है, चलो ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट है अपना द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन्स। जो अपनी कंज्यूमर सर्विस ऑडिट है जो हमने पढ़ी है, वो क्या बेसिकली उसमें एग्जामिनेशन होता है। देखो सबसे पहले क्या बोला, आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, प्राइस कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला कि कंज्यूमर सर्विस ऑडिट में ऑडिटर बेसिकली क्या चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे जो बेस्ट है, क्या चेक कर रहा है वो, मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है क्या टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, वो किया है कि नहीं किया। मतलब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक है, अप्रेजल आ जाएगा यहाँ पे। बाकी ये अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, सही से कर रहा है बिजनेस या नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर कि कंज्यूमर्स के लिए क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कॉस्ट सही होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली आपकी प्राइस भी सही आ जाएगी, है ना। तो इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 27, रिलेटेड पार्टी विद रिलेशन टू अ पार्टी। ठीक है,
अब रिलेटेड पार्टी के बारे में आपको यहाँ पे बोला है, आपको याद होगा हमने डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह पढ़े ना ऑडिटर की, तो उससे रिलेट करके इसने यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का पूछा है। अब देखो आपको ना ये पढ़ के समझ में आ जाएगा, रिलेटेड पार्टी में कौन आएगा, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, बिल्कुल, केएमपी और उसका रिलेटिव, बिल्कुल, अ फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और उसका रिलेटिव पार्टनर है, ये भी आएगा, एंड आइदर और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते ही हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर डी। ठीक है, तो इसमें सारे ऊपर वाले जितने भी हैं उनमें से आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका XBRL वाले चैप्टर से आया है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, once the instance document is successfully validated, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, once the instance document is successfully validated, एक बार वैलिडेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैलिडेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाउनलोड द XBRL वैलिडेशन टूल, टूल डाउनलोड करना है, या प्री स्क्रूटनाइज द वैलिडेटेड इंस्टेंस डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड वेरीफाई करेक्टनेस, या अटैच इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। अब देखो ये जो सारी चीजें ने सब पॉइंट सही है, ये सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आते हैं, बट यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद होगा कि वैलिडेट होता है, तो वैलिडेट होने के बाद में हम लोग करते हैं प्री स्क्रूटनाइज। ठीक है, आप वो सारे स्टेप्स पढ़ोगे ना XBRL वाले चैप्टर के, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्री स्क्रूटनाइज द वैलिडेटेड इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो, और अगर मान लो किसी को स्टेप्स नहीं भी है, तुक्का भी लगाना है, तो वैलिडेट हो गया। अब वैलिडेट होने के बाद देखो इसमें आ भी रहा है, प्री स्क्रूटनाइज द वैलिडेटेड इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, बट ये हमने मतलब प्रोसेस लिखा ही है, तो आपको याद आ गया होगा, आई होप सो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नॉलेज ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज इज टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कौन से स्टैंडर्ड ने बोला है। ठीक है, अब ये देखो एकदम स्टैंडर्ड के नाम में नहीं मिलेगा आपको, इसमें थोड़ा सा आपको अगर कंटेंट याद है आप तो ही कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। 101, अच्छा 101 आपको याद है कौन सा है, प्लानिंग। 102 कौन सा है, डॉक्यूमेंटेशन। 103 कौन सा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। 104 कौन सा है, नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब नॉलेज, अब देखो वैसे भी अगर आपको मान लो नहीं भी आ रहा है ना कि किसमें हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, नॉलेज यहाँ पे क्या बोला है, आपको नॉलेज लेनी है कंपनी के ICS के बारे में, तो जो भी नॉलेज याद है, नॉलेज ऑफ बिजनेस, प्रोसेस, एनवायरनमेंट, नॉलेज वाली सारी चीजें कहाँ पे ले रहे थे हम लोग, डी वाले में, मतलब 104 में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपको याद कंटेंट नहीं भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के देखना होता है, अच्छा रिलेट किससे कर रही है चीजें। चलो, तो इसका आपका आ जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104। बट अगेन ये सब चीजें तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे याद हैं, तो CAS सारे एक पेपर पे लिख के लास्ट डे से पहले रिवाइज करके जाना है ना, लास्ट डे मतलब एग्जाम से पहले। और सेम जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो 4 ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ XBRL टैगिंग, XBRL टैगिंग का क्या पर्पस है, टू इनक्रिप्ट फाइनेंशियल डेटा, टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फाइनेंशियल डेटा एलिमेंट्स, टू ऑटोमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, या टू कंडक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। बेसिकली आपसे क्या पूछा है इसने कि प्राइमरी पर्पस क्या है किस चीज का, XBRL टैगिंग का। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको याद होगा XBRL के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें बेसिकली क्या होता है, टैग्स वगैरह लगाते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, सारी कंसिस्टेंट हो जाए, है ना, कि ऐसा नहीं हो कि एक कंपनी अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है रिपोर्टिंग में, सेम जो दूसरी कंपनी है सेम इन्फॉर्मेशन को अलग रिपोर्ट कर रही है, तो टैग्स वगैरह है वहां पे, जहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बोला कि प्राइमरी पर्पस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टू क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फाइनेंशियल डेटा एलिमेंट्स, है ना, कि जो भी आपकी फाइनेंशियल डेटा एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर पाओगे अलग अलग, जो आपका सेपरेट कैटेगरी, एक हम बात करते हैं ना इसमें कि वो आपको एक जो है कैटेगरी में डाल देता है कि ये वाला ही फिर कंसिस्टेंटली सबको यूज करना होगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में भी क्या आ गया, फाइनेंशियल डेटा एलिमेंट्स आ गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी।
अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो ऑप्शंस पढ़ो। रिपोर्टिंग टू द ऑपरेशनल मैनेजमेंट, having unrestricted access to information and personnel, performing routine accounting tasks, implementing internal controls। इंटरनल ऑडिट की जो है आपको यहाँ पे क्या एक बेस्ट फीचर दिख रहा है जो उसकी इंडिपेंडेंस को बेसिकली आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो देखो क्या है यहाँ पे बी वाला, हैविंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड पर्सोनल। इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी के जो भी पर्सोनल एम्प्लॉयज है उनसे बात कर पाएगा, इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल है, क्या आ जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है 32, रिलेटिव्स ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू एक्सीडिंग डैश। डिस्क्वालिफिकेशन याद आ गई होंगी आपको। डिस्क्वालिफिकेशन में हमने याद करो बात की थी पॉइंट नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर डी। डी के 3 पार्ट्स थे जिसमें हमने कैश कंपनी का डायग्राम वगैरह बनाकर बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि जो पर्सन है उसका रिलेटिव है ना, तो रिलेटिव जो है यहाँ पे, रिलेटिव के लिए आप याद करो एक क्या था यहाँ पे, एक एग्जेम्पशन लिमिट थी। मतलब बेसिकली पर्सन खुद, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी वगैरह के शेयर होल्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, बट रिलेटिव कर सकता था एक लिमिट तक। ठीक है, अब वो लिमिट पूछिए आपसे, लिमिट क्या है। तो अगर आपको वो लिमिट याद है 1 लाख 2 लाख, सॉरी 2 नहीं है, हाँ 1 लाख 10 लाख 5 लाख 2 लाख, आपको याद होगा इसकी लिमिट क्या थी 1 लाख। ठीक है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा 1 लाख तक का जो था वो उसको अलाउ था। आपको ये भी याद होगा फेस वैल्यू था, मैंने आपको बताया था लिमिट्स वगैरह वाली जगह पे फेस वैल्यू आती, कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं आती है। तो इसके ऊपर भी अगर मान लो एमसीक्यू अलग से बन जाता है तो यू शुड नो। ठीक है, चलो सो ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 32, एक्सीडिंग 1 लाख कैन नॉट। देखो यहाँ पे इसने एक चीज बोली है 1 लाख से ज्यादा है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब यही है ना कि 1 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 33, अगेन ये सीएस का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, CS 21 जो है अपना वो किससे डील करता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अगेन याद होगा आपको, याद करने वाली ये चीज है। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पीएमएलए का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, which of the following is not prescribed in the provision of PMLA। PMLA में किस चीज का प्रोविजन दिया हुआ नहीं है। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है। कॉन्फिस्केशन भी पढ़ा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको पनिशमेंट मैंने कहा था पीएमएलए की पनिशमेंट याद करके जानी है एज पर सेक्शन 4, याद होगी आपको। वहां पे कहीं पे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं है पीएमएलए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला भी मैंने आपको काफी बार इंपॉर्टेंट मार्क करवाया ही है, फ्रॉड का सेक्शन। कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर सेक्शन, याद है मैंने कहा था ये टॉपिक लॉ में भी आता है, ऑडिट में भी आता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग जो है वो किस में होगा, 143 सबसेक्शन 12। 143 याद करो, ऑडिटर के पास में पावर्स एंड क्या ड्यूटीज है, वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग, 143 सबसेक्शन 12। ठीक है, चलो ओके ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर, यानी कौन सा बंदा कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता है कंपनी का। फर्स्ट है a person who has been appointed as auditor of the company for the respective period, a person who is or at the time during the preceding 3 years director, officer or in the employment, दोनों नहीं बन सकते। जो कंपनी का ऑडिटर है, अच्छा यहाँ पे ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर, याद है कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही डिस्क्वालिफाइड है। चलो नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अंडर द परव्यू ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो काफी रिपीट हो रहा है।
तो रेगुलेटेड के आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। रेगुलेटेड के याद है तो आप अनरेगुलेटेड के तो वैसे भी कर दोगे। अच्छा, कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कवर्ड है? जनरेशन। अब देखो यहाँ पे ये तो इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता है वैसे भी आएगी, बट कौन सी? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, सारी आती है, ठीक है। हमने लिखा है वहां पे सारी आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 38। एवरी कंपनी शेल फाइल अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इन फॉर्म। क्या बोला है यहाँ पे? जब आपको याद है हमने प्रोसेस पढ़ा था कि जब भी एक ऑडिटर होता है और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो कंपनी अपॉइंटमेंट करती है वो कंपनी को क्या करना होता है? सीजी को फॉर्म फाइलिंग करना होता है, ठीक है। सो आपको याद होगा उसका फॉर्म क्या था? CRA 2। देखो ये 4 ही फॉर्म्स है ना, ये जिसमें से ये 2 तो रिपोर्ट के हैं। CRA 1 अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया ही था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का है। तो अगर आपको इस तरीके से भी याद है तो बचा कौन सा? CRA 2। तो ये ऑब्वियस सी बात है अपॉइंटमेंट का बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको तब भी कहा था क्लास में कि आपको ये चारों फॉर्म्स याद करने हैं, ठीक है। सो इसका आपका क्या आ जाएगा? CRA 2। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 39। सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स द कॉस्ट ऑडिटर शेल हैव द सेम पावर्स। ये हमने पढ़ा है, कॉस्ट ऑडिटर के पास में सेम पावर्स होती हैं एज कंपनी ऑडिटर, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसने ये पूछा है चीज कि ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है। अब इसका सेक्शन जो है वो ऑब्वियसली कौन सा है? 148, ठीक है। 148 ही बोलता है कि जो कॉस्ट ऑडिटर है उसकी पावर्स सेम होंगी जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की हैं अंडर सेक्शन 143, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन 40 क्या बोला है? अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल to be appointed as a cost auditor of the company if he has been convicted of an offense involving fraud। देखो डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपको जो ABC एनालिसिस बताया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे, वो देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें बेसिकली मैं प्रायोरिटी बता रखी है आपको कि पहले आपको किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, देन आपको किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, किसको अच्छे से पढ़ना है, तो पूरा उसमें प्रायोरिटी मैंने आपको बता रखी है। तो वहां पर भी मैंने आपको कहा था चैप्टर 3 बहुत अच्छे से पढ़ना। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो MCQ में भी काफी बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है, तो डिस्क्वालिफिकेशन में से अभी आपने देख लिया, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं। तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि एक पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अगर उसने क्या किया है? फ्रॉड का ऑफेंस किया है, और कितने साल जो है अभी लैप्स नहीं हुए। याद करो हमने पढ़ा था फ्रॉड किया और कन्विक्ट होने के बाद 10 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहता है, तो 10 साल अभी तक लैप्स नहीं हुए हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। When the cost auditor of the company shall be appointed for the financial year 24-25। कॉस्ट ऑडिटर जो है उसका अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए? किस साल के लिए? ईयर हमें कौन सा दिया है? 24-25। 24-25 वाले ईयर के लिए अपॉइंटमेंट कब तक होना चाहिए? आपको याद होगा ईयर की बिगिनिंग के 180 डेज में, ठीक है। तो बिफोर 31 मार्च 23, बिफोर 31 मार्च 24, विद इन 60 days from the start of financial year, within 180 days from the start of financial year। ऑप्शन नंबर बी, 180 days from the start of financial year, ठीक है। आपको डेट यहाँ पे दे रखी है 27 सितंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 42। विच कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अ कॉस्ट ऑडिटर फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन कॉस्ट स्टेटमेंट्स। अब अगेन ये भी जो है ये ऐसे नहीं है कि एकदम हेडिंग में से ही आ गया हो क्वेश्चन कि चारों की हेडिंग ही है, नहीं, थोड़ा सा कंटेंट में से आया है क्वेश्चन। बताओ, ओपिनियन फॉर्म करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये क्या है? ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, और ऑब्जेक्टिव के बारे में कौन सा स्टैंडर्ड बात करता है? 103, ठीक है। चलो, तो इसका अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग्स पढ़े थे हम लोगों ने। कंसेप्ट ऑफ रेड फ्लैग कौन सी ऑडिट में पढ़ा था? बहुत ही सिंपल, फोरेंसिक ऑडिट, है ना। रेड फ्लैग्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? फोरेंसिक ऑडिट में हमने रेड फ्लैग्स के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्या बोला है 44 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स,
प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सारा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 45, इन कंपैरिजन टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर एन इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न विद। अगर हम कंपेयर करें इंडिपेंडेंट ऑडिटर को, तो उसके कंपैरिजन में जो इंटरनल ऑडिटर है, ही इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न विद, क्या बोला, किसके साथ उसका कनेक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लीगल कंप्लायंस अकाउंटिंग सिस्टम। देखो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल ऑडिटर है तो इंटरनल ऑडिटर का मेन कनेक्शन इंटरनल कंट्रोल से ज्यादा होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा विद आईसीएस जितना इंटरनल का होगा, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना मशीनरी यूज्ड इन, मशीन जो हमने यूज की है डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी सेक्टर एंड फुलिंग द टर्नओवर क्राइटेरिया। मशीन जो है डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक, देखो ये रेगुलेटेड में तो नहीं है, ये अपने किस में है, अनरेगुलेटेड सेक्टर में है। मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, ये अपने अनरेगुलेटेड सेक्टर में आएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 47, द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर जो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे, किसको देता है, बीओडी। हमने पूरा प्रोसेस एक चार्ट बनाया है ना, किसको देगा, डी, बीओडी, ठीक है। द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बीओडी, किस फॉर्म में, फॉर्म नहीं पूछा है यहाँ पे, बट आप बताओगे किस फॉर्म में, CRA 3 या CRA 4, CRA 3, क्योंकि बोर्ड को दे रहे हैं, सीजी को देगा जब बोर्ड तब CRA 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर, कॉस्ट ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, ऑल कंपनीज, companies in specific industries as specified by government, public sector undertakings, private limited companies। अब हमने तो लिमिट्स पढ़ी हैं मैम, वो लिमिट्स तो है ही नहीं, चारों ऑप्शन गलत है, कुछ गलत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। देखो आपको याद करो, सेक्शन 148 गिवन है कॉस्ट ऑडिट का कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 148 में ये लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, कि जो कंपनीज जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, वो कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट बताएगी, और गवर्नमेंट ने क्या बताया है, CRA रूल्स, ठीक है। बट एक्ट का जो सेक्शन 148 है वहां पे ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, अब अपनी स्पेसिफिक कौन सी है, रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, और स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, कहाँ स्पेसिफाई कर रखा है, CRA रूल्स में स्पेसिफाई कर रखा है। वो जो लिमिट्स वगैरह है वो हम रूल्स में तो पढ़ते हैं ना, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट का है तो रूल नंबर 4 दे रखा है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो 48, ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या बोला है यहाँ पे, ड्रग्स एंड फार्मा बिलोंग टू, ड्रग्स एंड फार्मा रेगुलेटेड में थे, नॉन में थे, बोथ है, नन है। हमने पढ़ा है ड्रग्स एंड फार्मा डायरेक्ट रेगुलेटेड में थे। 6 अगर आपको ये याद है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 50 है क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है किसके बारे में, अबाउट कंटिन्यूअस ऑडिट। देखो जो अपनी कंटिन्यूअस ऑडिट होती है, इसका मतलब वो ऑडिट ऑनगोइंग है, वो चलती रहेगी, ठीक है। तो क्या बोला, नॉट ट्रू। अच्छा ये भी बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, कि क्या होता है, हम है ना बहुत ज्यादा मतलब जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, बिकॉज एग्जाम है, प्रेशर है, जल्दी पेपर कंप्लीट करना है, वो सब चीजें ठीक है, बट क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रू देख लेते हैं। अच्छा कंटिन्यूस ऑडिट है तो क्या सही है उसको टिक करके आ जाए, बट अब ये देखो उसने ट्रू है नहीं पूछा, उसने ये पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है। तो नॉट वाली चीज आपको ढूंढनी है। इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये सही है। इट मे बी कैरिड ऑन डेली बेसिस, ये भी सही है। इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये गलत है। एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो होगी बिकॉज डेली बेसिस पे है, तो इसका अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। चलो 50 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 51। देखो 51 आपका आया है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखो क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो रीड थ्रू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ये तो फर्स्ट नहीं होगा। चेक एडमिशन फीस, ये भी फर्स्ट नहीं है, एडमिशन फीस तो रिसिप्ट वगैरह में आएगी। वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट्स, ये तो एकदम एंड में आएगा। एग्जामिन द ट्रस्ट डीड, याद है हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो, ट्रस्ट डीड चेक करो, तो इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस, ओके।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 52। देखो 52 क्या बोला है, मैनेजमेंट ऑडिट का आया है। देखो मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्टर्स मैनेजर्स और द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कि क्या करता है, अब देखो चार वर्ड्स हैं, अप्रेजिंग, कैलकुलेटिंग, ऑडिटिंग, प्लानिंग। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑडिटिंग लिख के आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे ए है, अप्रेजिंग। क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो चेक करता है परफॉर्मेंस वगैरह को, उसमें क्या कमियां हैं वो निकालता है, देन सजेशन इंप्रूवमेंट देता है। तो वो सारी चीजें अप्रेजल में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अप्रेजिंग, ठीक है, 52 का ए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, देखो हाँ नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 53। मैनेजमेंट ऑडिट इज normally presumed to be a dash into the performance of the manager of a manager or a group of manager। मैनेजमेंट ऑडिट को बेसिकली हम क्या मानते हैं परफॉर्मेंस चेकिंग के कंसर्न में, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग, नन ऑफ द अबव। देखो मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है बेसिकली वो होता है नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन, हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, और आपको याद होगा ये हमने लिखा भी था, एनुअली करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट बेटर है 2-3 साल में एक बार करवाओगे, ठीक है, इसीलिए नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन आएगा, ठीक है। जहां पे आपको लग रहा है ना कि आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं या गलत आप रिप्लाई कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, वहां पे आप मार्क कर लो, ताकि आप जो है क्या कर पाओगे, एग्जाम से पहले देख पाओगे, ठीक है। ये पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है, प्रिंट करवा लेना जैसा भी है, या क्वेश्चन नंबर कहीं पे लिख लो, ठीक है, अगर आप प्रिंट नहीं करवाते हो तो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखो क्या बोला है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, फ्रेमिंग बेसिक पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वाला, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अगेन अपना क्वेश्चन CAS का, CS5। CS5 डील्स विद, चार ऑप्शन है, इक्वलाइज्ड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैप्टिव कंजम्पशन, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। CAS5 आपने पढ़ा होगा, इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको 40 बार बोल दिया, शीट बना लो, लिख लो सारे CS किसका किसका किसका, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में मत ले जाना, पता चले, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, चलते हैं आगे। 56 अपना क्या क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है इट कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ, क्या क्या बोला, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। याद करो हमने तीनों पढ़े हैं, ICS के तीनों हो सकते हैं, प्रिवेंटिव भी होता है, होने से पहले प्रिवेंट कर लो, हो गया फ्रॉड डिटेक्ट कर लो, करेक्टिव एक्शंस, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। क्या है, CA, CMA, सच अदर प्रोफेशनल, हमने पढ़ा है ना कि प्रोफेशनल होना जरूरी है, कोई सा प्रोफेशनल हो सकता है, CA, CS, CMA, एनी अदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। CA है, CMA है, एनी अदर प्रोफेशनल है, CS वगैरह है, चलेगा। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 ने सेक्शन पूछ लिया है, मैंने आपको स्टार लगवाया था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटरनल ऑडिट का सेक्शन याद होना चाहिए, और आपको याद होगा सेक्शन 138, नहीं है तो स्टार लगा लो, पढ़ के जाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है इंटरनल ऑडिट का और अगर आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपको सेक्शन का रेफरेंस देना है, सेक्शन 138, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 59। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, हमने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ी थी, उसका एक आपसे कंपोनेंट पूछा है, इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेवेन्यू, यूनियन बजट एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका हमने अलग से टॉपिक भी पढ़ा, ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट, इस पे अलग से भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 60। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज जो है उसमें क्या चीज इंक्लूड हो रही है, बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सारे पढ़े हैं हमने,
ठीक है, बजट का भी आता है, एक्सपेंस कंट्रोल का भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है। ठीक है, ये जो चीजें है ना, आपने अगर एक एक बार भी वो चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो आपको ये याद आ जाएंगे। इतने सिंपल क्वेश्चन है एकदम, चैप्टर का जो मीनिंग ही है, मतलब मेन जो फीचर्स है उसका क्वेश्चन बना रखा है। तो ये आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, चलो डन, क्वेश्चन नंबर 60। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ जो अपने होते हैं, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। बिल्कुल आपको याद है, मैंने आपको बताया था एनजीओ जो होते हैं अपने, वो कैसे कैसे बन सकते हैं, एज अ कंपनी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एज अ सोसाइटी बन सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, और एक क्या था, ट्रस्ट, एज अ ट्रस्ट बन सकता। ठीक है, अब इसने बोला है कि दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। हाँ, तो एज अ कंपनी वो बन सकते हैं। अब इसने आपसे क्या बोल दिया, सेक्शन बता दो। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो 56 वाली एक्ट तो अभी है नहीं, ठीक है, 56 वाली एक्ट में वैसे सेक्शन 25 ही था एनबीओ का, पर अभी 56 वाली एक्ट है ही नहीं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर वैसे भी नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में जो अपना कंपनी है एनपीओ, एनपीओ वो सेक्शन 8 कंपनी में दे रखा है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें एनपीओ के प्रोविजंस हम पढ़ते हैं, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑल्सो एंगेजेस इन, जो गवर्नमेंट है वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज होती है, एंड फॉर दैट पर्पज इट में इनकॉर्पोरेट डैश टाइप्स ऑफ एंटिटीज। 3 याद आया क्या, मैंने आपको बताया था 3 का, ये रहा 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। देखो आपको याद होगा, और नहीं है तो उसको लिख लेना, कि जो गवर्नमेंट है अगर वो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, हमने पढ़ा ये चैप्टर में है, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो 3 टाइप की एंटिटीज वो क्या क्या बना सकते हैं। देखो सबसे पहले था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसके बाद में था अपना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और एक था अपना गवर्नमेंट कंपनीज, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इससे 3 तरीके से बना सकती है गवर्नमेंट अगर उसको कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो 62 का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 बी, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एग्जाम्पल, इन्वेंट्री टर्नओवर, प्रोप्राइटरी एक्सपेंसेस, कैपिटल गेयरिंग। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा रेशियो वाले चैप्टर में, ये एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। रेशियोज वाला जो चैप्टर है उसमें अलग अलग आपको रेशियोज दिए हुए हैं, वो रेशियोज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि रेशियो के ऊपर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्वेश्चन जो है वो रिसेंट पास्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो आपको रेशियोज अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 बार से। तो नेक्स्ट आ जाओ 64। देखो 64 क्या बोला है, रूल 4। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि 4 ही रूल अच्छे से पढ़ लेना, है ना, कंपनी सीआरए रूल्स में, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे रूल 4 पूछ लिया। अब रूल अगर आपने नंबर के साथ याद नहीं करा है तो आप ये एमसीक्यू नहीं कर पाते। रूल 4 याद करो, कॉस्ट ऑडिट, ये रहा बी, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अगर आपको अभी भी याद नहीं है, देखो रूल 3 था कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, रूल 3 किसका है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। रूल 4 किसका है, कॉस्ट ऑडिट का, ठीक है, रूल 4। रूल 5 किसका है, सीआरए 1 वाला, है ना, फॉर्म, फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और लास्ट रूल 6 में सारे जो अदर मैटर्स है, अपॉइंटमेंट और वो सब चीजें, है ना, रेजिग्नेशन रिमूवल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये याद है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते थे, नहीं है तो नहीं कर पाते ऑब्वियसली, तुक्का मारते फिर बैठ के। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 65। 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी। यूटिलिटी में कौन नहीं आ रहा, स्टीम, वाटर, कंप्रेस्ड एयर, ये तीनों यूटिलिटीज ही है ना। इंटरनेट ऑब्वियस सी बात है यूटिलिटीज में नहीं आता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना 66। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिया आपसे, इंश्योर्स द अचीवमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सिक्योरिंग कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिटी ऑन ऑडिट वर्क। स्टार लगाओ। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर नहीं दे रही हूँ, आप सोच के बताओ कि इसका आंसर जो है 102, 104, 3 या 1। अगेन ये चारों आपको याद ही होंगे, है ना, अभी हमने पढ़े, डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज ऑफ बिजनेस, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग।
आप बताओ ये कौन से में आएगा, किस में आएगा? ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसका जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन गलत ही सिलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने सोच लिया एक बार। अब आप मुझे बताओ किस किस ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया होगा 103, बिकॉज ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना, अवेलेबल रिसोर्सेज, सिक्योरिंग कोऑर्डिनेशन। बट इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है डी 101। आप देखना हमने प्लानिंग वाला जो फर्स्ट वाला पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड 101, वहां पर ये लाइन हमने लिखी है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग की वजह से ये इंश्योर होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, कैसे, जितने रिसोर्सेज हैं उनसे, और कोऑर्डिनेशन अचीव हो सब में। ये वाली लाइन हम प्लानिंग वाले में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसीलिए इसको आप स्टार लगाओगे। ओके, अगर आपने 101 किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 103 किया है, स्टार लगा लो, अच्छे से इसको पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। अब तो वैसे याद आ ही जाएगा आपको, है ना, अगर आप देखते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो, तो इसका आ गया अपना 101। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104। सेम ही क्वेश्चन है। 104 बेसिकली किस पे था, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, यही है ना। तो इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, टू हैव नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 68, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, कॉस्ट ऑडिट ब्रांच, सीएसआर कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न, मैनेजमेंट को ही की जाएगी सबमिट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 69, ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। ऑपरेशनल ऑडिट जो है बेसिकली बेटर मैनेजमेंट जो है वो कर सकती है, बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन बेस्ड एनालिसिस फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, या फिर बजट मॉनिटरिंग। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे बेसिकली बेटर मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 70, पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटीज। जो पीएफ अथॉरिटीज को हम पेनल्टी पे कर रहे हैं, पीएफ अथॉरिटीज को हम पेनल्टी पे कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय कॉस्ट में, आपने पढ़ा होगा ये स्टैंडर्ड्स में, इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है, इंडिविजुअल केस अलग अलग होता है, पार्टली इंक्लूडेड, इसमें एक्सक्लूड आएगा। जो पेनल्टी हम पे करते हैं अथॉरिटीज को वो एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, इसीलिए वो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो 70 का आपका क्या हो जाएगा, 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, एक्सक्लूडेड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 71, ये भी अगेन मिसकंडक्ट। इतना बड़ा अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो मिसकंडक्ट का ही आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द एक्ट फॉर फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। पहले सेकेंड शेड्यूल का आया था, फिर फर्स्ट शेड्यूल का है कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, देखो पहला है डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स, है ना। देखो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन वाला अगर आपको याद हो तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला है, और ये आपका सेकंड शेड्यूल में आता है, फर्स्ट ही क्लॉज आता है पार्ट 1 का, याद करो। ठीक है, तो यही होगा, बट बाकी वाले पढ़ लो। अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, accept or agrees to accept any part of the profits of professional work, secures either to the services of person who is not an employee। ये सारे हमने कहाँ पढ़े हुए हैं, शेड्यूल 1 में, तो ये सारे शेड्यूल 1 के हैं। तो शेड्यूल 1 का कौन सा नहीं है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला है। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, सेकेंड शेड्यूल में हमने ये पढ़ा हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन 72 जो है क्या बोल रहा है, कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग द, यहाँ पे है ना डैश आएगा, कवरिंग द के बाद है ना डैश, यहाँ से स्किप हो गया तो आप लगा देना, कवरिंग द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन। देखो क्या बोला, कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, processes and resource related information covering the dash of the organization, performance,
एबिलिटी, कंसिस्टेंसी, फंक्शन। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा फंक्शन की। जो आपकी कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है किसको कवर करते हुए, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हुए है और उसकी वैल्यू चेन को कवर करते हुए। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट, फंक्शंस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना 73, आइडल कैपेसिटी। ठीक है, आइडल कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन, आइडल कैपेसिटी जो है वो किन दो के बीच का डिफरेंस है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल, आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। अब आपको ये याद होगा आइडल कैपेसिटी जो है बेसिकली किसका डिफरेंस है, इंस्टॉल्ड और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ, रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। किसकी रेम्यूनरेशन बात कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। कौन सा है जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है एज पर CAS 7। देखो कौन सा है जो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है एज पर CAS 7। तो इसमें क्या बोला बेसिकली यहाँ पे, सबसे पहले लीव विथ पे, मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज एंड डिपेंडेंट्स, कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कौन सा नहीं है, नॉट अ पार्ट। तो नॉट अ पार्ट वाले में क्या आ जाएगा आपका सी, कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड। ये जो होता है ले ऑफ पीरियड का कॉम्पनसेशन, ये पार्ट नहीं बनेगा एम्प्लॉय कॉस्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला 76 कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो अभी तक उल्टा आ रहा था कि ये CS किससे डील कर रहा है, अभी उल्टा क्या बोल दिया, मटेरियल कॉस्ट के लिए कौन सा CS है, तो आपको याद होगा अगर CS 6 है अपना मटेरियल कॉस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड कितने हैं, टोटल 24। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने इशू हुए हैं, 24। टोटल गाइडेंस नोट्स, देखो ऊपर तो हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा ऊपर हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं, तो स्टैंडर्ड्स कितने हैं, 24। इसके अलावा देखो क्या बोला, टोटल गाइडेंस नोट्स जो दिए हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अब गाइडेंस नोट्स अपने पास में कितने हैं, वो अपने पास में है 13। तो इसका आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है CAS डैश परटेन्स टू कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज के लिए अपने पास में जो CAS है वो है 8। ठीक है, तो CAS 8 परटेन्स टू कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना CAS 10। CAS 10 जो है वो किससे डील करता है, CAS 10 में देखो क्या क्या बोला, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, यूटिलिटीज कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। CAS 10 जो है अपना वो किसका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, थोड़े से याद करने वाली सी चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अ फायरवॉल इज यूज्ड इन अ सिस्टम कनेक्टेड टू अ वाइड एरिया नेटवर्क। फायरवॉल की बात कर रहा है ये, तो फायरवॉल क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। क्या फालतू बात है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय हैकर। फायरवॉल बेसिकली किस लिए होता है, हैकर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर पाए सिस्टम को। ठीक है, तो ये फायरवॉल उसके लिए आ जाएगा, तो उसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन द डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिक्योरिटी जो होती है इन द डिजाइन, वो बेसिकली जो होती है वो यूज टू इंस्पेक्ट द सिस्टम एंड चेक इट इज बिल्ड एज पर स्पेसिफिकेशन, प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रोग्राम्स। किया जाएगा इसका, प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस। सिक्योरिटी इसीलिए तो होती है, डेटा को हम प्रिवेंट कर पाए, लॉस ऑफ डेटा ना हो पाए। ठीक है, चलो बाकी तो भी पढ़ लो। इंश्योर दैट द सिस्टम प्रोसेस डेटा एज इट वाज डिजाइंड एंड इंश्योर द प्राइवेसी। नहीं, बेसिकली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस। द सिक्योरिटी इन द डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लॉस ना हो, ना तो एक्सीडेंटल ना तो इंटेंशनल। ओके, नेक्स्ट। अब हमने जो अलग अलग टाइप की ऑडिटिंग पढ़ी थी, विद द कंप्यूटर, अराउंड द कंप्यूटर, ये आपसे क्या पूछ रहा है, इन ऑडिटिंग विद अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, देखो ऑडिटिंग प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड एंड यूज्ड टू चेक द सिस्टम। यही है, कंप्यूटर का यूज करके ही आप क्या कर रहे हो, जो है सिस्टम को चेक करो। तो ऑडिटिंग प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड एंड यूज्ड टू चेक अ सिस्टम, कि आपने कंपनी के सिस्टम को चेक करने के लिए खुद ने ही ऑडिटिंग प्रोग्राम्स बना लिए, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 84। देखो
क्या बोला है यहाँ पे, बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग से क्या मतलब है, टेस्टिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम करेक्टली, determining whether a system is performing as per specifications, determining whether a system is performing optimally, ensuring proper function of a system। अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग, तो उसका यहाँ पे आ जाएगा ये, हम ये देखते हैं कि जैसा स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग अपना सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका अपना आ जाएगा पॉइंट नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, प्रेशर, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, दे आर अ पार्ट ऑफ, ये हमने पढ़ा है फ्रॉड ट्राइंगल, ठीक है। चलो, तो फ्रॉड ट्राइंगल के तीनों कंपोनेंट्स हैं, प्रेशर, मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, which section of the companies act provide the definition of the term fraud। फ्रॉड की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447, ये भी मैंने आपको स्टार लगवाया हुआ है, कि फ्रॉड का सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 447 है। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट पीएमएल, अभी मैंने बताया भी था आपको ऊपर की पनिशमेंट याद करके जाना है ना, पनिशमेंट का सेक्शन अगर आपको याद हो तो सेक्शन 4 है, 3 में तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग की, 4 में पनिशमेंट है, तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेक्शन 4 में पनिशमेंट दे रखी है। नेक्स्ट, व्हेन द फ्रॉडस्टर कैन गिव अ पर्सनल जस्टिफिकेशन। अभी याद करो फ्रॉड ट्रायंगल आया था, ठीक है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर या मोटिव, रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन, और एक था अपॉर्चुनिटी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला, जस्टिफिकेशन दे पा रहा है, तो जस्टिफिकेशन वाले के लिए एक और नाम क्या है, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, रैशनलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अपना आता है 89, देखो क्या है, फोरेंसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछी है। देखो फर्स्ट क्या बोला, प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग डिफाइंड फाइनेंशियल रेशियोज टू इन्वेस्टिगेट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, use of law enforcement to subpoena financial records, application of investigative and analytical skills, ये आ जाएगा, to resolve the financial issues in a manner that meets the standard। ठीक है, हमने लिखा है डेफिनेशन, डायरेक्ट ही चीज है, पर थोड़ा सा अगेन ध्यान से पढ़ोगे तो ही अच्छे से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इफ योर एक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ मिसलीडिंग इंटेंशनल एक्शंस और इनएक्शन including misleading statements and the omission of relevant information to gain an advantage। आपने मिसलीडिंग कुछ काम किया, इंटेंशनल कोई काम किया या काम नहीं किया, ओमिशन किया, देखो इंटेंशनल वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर्जरी, कंटेम्प्ट, ट्रेजन, फ्रॉड, फ्रॉड आ जाए, ठीक है। पढ़ा है हमने, फ्रॉड हम जानबूझकर करते हैं, कुछ करते हैं या कुछ काम करना होता है उसको ओमिट कर देते हैं इंटेंशनली, दैट इज व्हाट फ्रॉड इज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 91, which recommendation of FATF pertains to CDD। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि आपको मोस्टली बच्चों को ये नहीं आता होगा, बिकॉज रिकमेंडेशन नंबर याद करना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, काफी डिफिकल्टी है बेसिकली, तो इसको ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देख लो। देखो क्योंकि यहाँ पे CDD है, मैंने आपको CDD वैसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया ही है, तो CDD के लिए रिकमेंडेशन जो है अपने पास में वो रिकमेंडेशन नंबर 10 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लो, अगर आ जाए तो 10 टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, रिकमेंडेशन 20 ऑफ FATF स्टेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो किसको रिपोर्ट करने चाहिए, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना एज पर सेक्शन 5 ऑफ PMLA, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच्ड। जो प्रॉपर्टी है, प्रोविजनल अटैचमेंट, आपको याद होगा हमने वो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, PMLA का प्रोसेस। तो प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए टेम्पररीली प्रोविजनली अटैच हो सकती है, 180 डेज, आपको याद होगा 180 डेज के लिए प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, director or any other officer who provisionally attaches any property under PMLA shall within a period of dash, यहाँ पे dash लगा लो, dash days from such attachment, dash days from such attachment file a complaint। देखो अटैच करने के कितने डेज में कंप्लेंट फाइल करेगा, ये भी हमने प्रोसेस के पार्ट में पढ़ा हुआ है, 30 डेज, ठीक है। और मान लो अगर ये डेज वेज अगर आप भूल भी जाते हो ना, 90% केसेस में 30 डेज ही आता है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि हर ही केस में 30 डेज आएगा, ठीक है, बट यहाँ तो 30 डेज ही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना 95, अंडर प्रॉपर्टी ऑडिट द ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी ऑडिट में ऑडिटर
क्या टाइप का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनफ्रक्शुअस, ये हमने सारे पढ़े हैं, ऑल ऑफ दीज। जो बेसिकली एक्सपेंडिचर है जो करने की जरूरत नहीं थी, जो अवॉइड हो सकता था, इरेलेवेंट है, वो सब फाइंड आउट करेगा प्रॉपर्टी ऑडिट में ऑडिटर। ठीक है, तो ये सारे अपने जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे वो अभी अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देखो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस है, ये आपके पास्ट एग्जाम में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था दिसंबर 24 का, जून 24 का, उसमें ये आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं। और ये इस तरीके से आपका एक पूरा रेशो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ये इससे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए रेशोज में से। और सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ था जून 24 का। ठीक है, उसमें भी आपको इस तरीके से दे रखा है, एंड ये ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह रेशो इसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो रेशो वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप देखना जो ये प्लेलिस्ट है उसमें पहले एक वीडियो अपलोड हो रखा है ऑलरेडी। सर ने आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है ना जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रैक्टिकल, ये दोनों क्वेश्चंस ये भी सॉल्व करवाए, और इसके अलावा और भी आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेशो वाले चैप्टर में से। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। उस वाले चैप्टर में से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो उस वाले वीडियो में कवर करवा रखे हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इस वाले 2 क्वेश्चन के लिए और एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको करके जाने हैं, उसके लिए आपको वो वाला वीडियो रेफर करना होगा। आई होप वो आपने देख लिया होगा, उसको अपलोड किए हुए काफी टाइम हो गया है। ठीक है, अदर रेलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से वो वीडियो है। ठीक है, काफी टाइम पहले वो अपलोड हो चुका है, बट स्टिल अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख के ही जाना है। क्योंकि देखो 5-5 क्वेश्चंस अगर आपके इसमें से आ रहे हैं, और ये बहुत इजी है, आपने इंटर में सारे रेशियोज पढ़े ही होंगे, तो रेशो के फॉर्मूले अगर आपको आते तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। बट एक बार आपको वो रिवाइज करके जाने ही होंगे फॉर्मूला वगैरह। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो जाके देख लेना। अराउंड 40 समथिंग मिनट्स का वो वीडियो है, उसमें सारे प्रैक्टिकल जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे कवर है। वो आपको देख के जाना है, और ये आपने देख ही लिया होगा। तो ये सारे आपके जो थ्योरी वाले एमसीक्यूज हैं वो भी हमने कवर यहाँ पे कर लिए। देखो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करके जाओगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे, और आप उतने ज्यादा एग्जामिशन के पास जाओगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।